लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, क्या यही नाम हमने 9th में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? किया था इसके बारे में भी, राइट? चलो थोड़ा रिकॉल करते हैं, देन वी प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन है यहाँ, सॉल्व 2x + 5 = 7। तो मैं यहाँ कोई कॉपी नहीं करेगा, सबका फोकस यहाँ होना चाहिए। 2x + 5 = 7 से सॉल्व करना है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट? x स्टैंड्स फॉर वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? वेरिएबल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुज वैल्यू विच वी आर सपोज टू फाइंड आउट। एक ऐसी वैल्यू होती है ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है, रियल नंबर ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन है 2x + 5 = 7। अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने का ऑब्जेक्टिव क्या है? निकाल दी, मान लिया निकाल दी। क्या है x की वैल्यू बताओ? 1 आई। दिस इज 7 - 5, राइट, डिवाइड बाय 2, यही करेंगे ना, तो आंसर आया 1, राइट? अच्छा, ये जो 1 आंसर आया इसका क्या मतलब हुआ? x की वैल्यू तो 1 है, बट इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इज नॉट ए जीरो। x = 1, what do you mean by this? Yes, that means the left hand side after putting the value, right, is equal to right hand side. So what do you mean by solving a given expression? Solving a given expression means we need to find out the value of a variable which satisfies the equation, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई द इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? That means the left hand side must be after putting the value of a variable, left hand side must be equal to right hand side, right? ये तो 7th क्लास का क्वेश्चन है। फिर हमने 9th क्लास में कुछ इसके बारे में पढ़ा था। अब ये इक्वेशन क्या हुई? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो देयर इज अ साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ टू वेरिएबल x एंड y। एंड क्वेश्चन यहां भी वही है, सॉल्व, इसे भी हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि अगेन वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली, व्हिच आफ्टर इफ द वैल्यूज आर करेक्ट, आफ्टर पुटिंग देम इन द गिवन इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही होना चाहिए, ठीक है ना? तो यहां भी मैंने लिखा है इसे सॉल्व करना है, यही हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था। जर्नल फॉर्मेट इसका क्या होता है? ax + by = c। किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को जर्नल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ऑब्वियसली ax + by, राइट, = c, जिसमें a b c क्या होगा? वो रियल नंबर है, राइट? कोफिशिएंट्स ही हो गए ना, तो इसे हम रियल नंबर कहेंगे, राइट? तो यानी कि यहाँ a की वैल्यू कितनी हुई? b की वैल्यू, और c कम्स आउट टू बी 12। क्लियर? अब इसे सॉल्व करेंगे। हमने इसे 9th क्लास में देखा था कि हम इसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। इसे सॉल्व करने का दो तरीका है। फर्स्ट वे, 3x + 4y = 12, दिस कैन बी रिटन एज 4y = 12 - 3x, लिख सकते हैं या नहीं? और दिस कैन बी रिटन एज 3x = 12 - 4y, लिख सकते हैं या नहीं? Here, that means y = 12 - 3x divided by 4, और यहाँ पर x = 12 - 4y divided by 3. Now see here, as far as this expression is concerned, मान लिया इसे मैं 1 कह रहा हूँ, इसे मैं 2 कह रहा हूँ। द सेम इक्वेशन, अगर क्वेश्चन ये है कि इसे सॉल्व करना है तो हम इस इक्वेशन को आइदर इन दिस मैनर और इन दिस मैनर लिख सकते हैं या नहीं, राइट? अगर सपोज हमने इस मैनर में लिखा कि y = 12 - 3x divided by 4, दैट मीन्स y एज ए फंक्शन ऑफ x। ये जो नॉट है ना, ये 0 जो है, इसका मतलब होता है फंक्शन। जब आप 11th क्लास में आएंगे तो आप दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, और जब आप 12th क्लास के अंदर जाएंगे वहां पर आपको पहला चैप्टर ही मिलेगा, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन अपने आप में बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक है मैथ्स का। उसका थोड़ा सा ग्लिम्स मैं आपको यहाँ इस तरीके से दे रहा हूँ कि y एज ए फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन के थ्रू y की वैल्यू किस पे निर्भर करती है, किस पे डिपेंड करती है? x पर, राइट? y
एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। भाई जैसा एक्स वैसा वाई, राइट। जो एक्स की वैल्यू डालोगे उसी के मुताबिक हमें वाई की वैल्यू मिलेगी, राइट। और अगर हम यहां कहेंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है, मैं यहां कह सकता हूं ना एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई, सिंपल सी बात है, राइट। अब हमें इसे सॉल्व करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड हम यहां यूज करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड स्टेट्स व्हाट, कि हम यहां एक बॉक्स बनाएंगे। अगर मुझे इस तरीके से सॉल्व करना है तो भी मैं बॉक्स बनाऊंगा, राइट। और अगर यहां सॉल्व करना है तो भी मैं यहां पर एक बॉक्स क्रिएट करता हूं यहां। एंड ऑब्वियसली इस बॉक्स के अंदर माय ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट at least 3 value x and y, at least 3 value of y depending upon the value of x, right। तो आई होप ये बात समझ आ रही होगी। जो भी स्टूडेंट्स आगे किसी कारण से आज एब्सेंट है या फ्यूचर में इस क्लास को अटेंड करेंगे, if they feel any kind of doubt तो ऑब्वियसली दे में आस्क मी। अब देखो यहां पर करेंगे क्या, यहां पर हमें इक्वेशन ही है ना y इक्वल टू 12 माइनस 3x। x में आप जो वैल्यू पुट करेंगे, हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 0, राइट। हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 भी, हम -1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, -2 भी पुट कर सकते हैं, जरूरी थोड़ा ना हम 1/2 भी पुट कर सकते हैं, हम 5/3 भी पुट कर सकते हैं, हम कोई भी रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं, राइट। जो भी हम पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ y आएगी, आंसर जो है y का उसके अकॉर्डिंगली आएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y इन द फॉर्म ऑफ, जितना हो सके 99.9% इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं, -∞ टू +∞। चलिए शुरुआत करते हैं, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। अगर सपोज यहां मैं x में 0 पुट करता हूं तो y क्या आना चाहिए बेटा, आप बताओ। अगर सपोज इसमें मैं x 0 पुट करता हूं तो y क्या आना चाहिए। अगर हमने यहां पर पुट किया तो 3x है बेटा ये, यानी कि 3 इज मल्टीप्लाइड विद x। तो अगर मैं x में 0 पुट कर रहा हूं 12/4, तो आंसर क्या है 12/4 क्या होता है, घबरा मत बेटा, 3 होता है। 12/4 मीन्स 3, राइट। अगर पूछना, देखो एक बार फिर मैंने पहले ही दोबारा याद दिला रहा हूँ आपको, अगर मैं पूछ रहा हूँ कुछ भी तो भाई टेस्ट नहीं ले रहा, भूल कर भी दिमाग में मत रखो कोई टेस्ट ले रहा हूँ, सिखाना चाहता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। गलत हो जाए तो किसी का ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर मैंने x में 0 पुट किया, तो 0 पुट करते आसानी से मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, y आ गया 3, ठीक है ना। अब मैं 1 पुट करूंगा, अगर मैं x में 1 पुट करूंगा तो नमन क्या आना चाहिए भाई, अगर मैं x में 1 पुट करता हूं तो y क्या होगा 9/4। अब 9/4 राइट इज डेफिनेटली ए करेक्ट आंसर, बट विल इट बी पॉसिबल फॉर अस, will it be possible for us to represent 9/4 on the graph sheet। या ग्राफ पर हम 9/4 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, वो 1 पॉइंट समथिंग कहाँ ढूंढेंगे हम ग्राफ के अंदर। तो इंटीग्रल वैल्यू इसलिए कह रहा हूं कि आप ग्राफ पर प्रिसाइजली उसे इंडिकेट कर सकें, ठीक है ना। तो 2x में अगर हमने 1 पुट किया तो आंसर आया 9/4, बिल्कुल कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन मैं इसे कंसीडर नहीं करूंगा, राइट क्योंकि ये फ्रूटफुल नहीं है। अगर हमें रिप्रेजेंटेशन सॉल्यूशन का करना है ग्राफिकली तो इसे मैं नेग्लेक्ट करूंगा 9/4, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर है, मुझे चाहिए इंटीजर, ठीक है। -1 पुट करूंगा तो क्या क्या हानि होगी, -1 पुट करूंगा तो 15/4 हो गया, नहीं, राइट। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्लियर हो रहा है ना। -1 पुट करके क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 + 3 15, 15/4 नेग्लेक्टेड, राइट। 3 पुट करेंगे तो अगर हम 3 पुट करते हैं तो क्या होता है बेटा, ये समझ में आ रहा है ना। 3 पुट किया तो कितना हो गया 21/4, अगर जरूरत ही नहीं है। -3 पुट किया तो
हाँ 3/4 सॉरी, हाँ 21/4 हो गया अगर -3 पुट करते हैं तो, राइट। अच्छा 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 4 पुट करेंगे ना तो आंसर क्या आ गया हमारा? 0, क्योंकि ये 12 - 12 0/4 इज 0, तो 0 एक डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू है, राइट। तो अभी तक हमने इंटीग्रल वैल्यूज x और y की साइमल्टेनियसली दो निकाली है। एक जब x 0 था y 3 आया, एक x 4 है तो y 0 आया, राइट। अच्छा एक और वैल्यू बताओ, अगर -4 पुट करूं तो क्या होगा? एक्सीलेंट, -4 अगर मैं पुट करता हूं तो ये वैल्यू कितनी आ गई? चलो देखा जाए तो ये भी सही है, ब्राइटनेस कम है तो आंखों के ऊपर रिफ्लेक्शन भी नहीं आएगा इतना, राइट। मैं तो अपनी स्क्रीन ही ऐसी करके रखता हूँ जैसी इस समय दिखाई दे रही है। आई होप ये क्लियर हो गया। तो आप ये देखो, ये इंटीग्रल वैल्यू का आंसर आया, ये 3 वैल्यूज मैंने एक्सेप्ट कर ली, तो क्या यहीं तक ही आंसर पॉसिबल है? 5 भी पुट कर सकता हूँ, -5 भी, 6, पूरी जिंदगी पुट कर सकता हूँ, खत्म नहीं होगा, आंसर आता रहेगा, राइट। So depending upon the infinite value of x, obviously we will get infinite answers for y. And hence linear equation in two variable always consist of infinite many solution. अगर एक सिंगल इक्वेशन है, ये 9th क्लास का प्रोमिनेंट क्वेश्चन था या नहीं? पूछते थे ना कि भाई एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सिंगल है तो उसके कितने आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं, तो क्या आंसर होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, राइट। अच्छा यहां पर आपको क्या करना है, जनरली आर डी शर्मा में, आर एस अग्रवाल में ना 2 ही पेयर गिवन है, मतलब या तो एक पेयर ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कम से कम 3x होने चाहिए और 3y होने चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है ना, इससे हमारे चांस गलत आंसर आने के खत्म हो जाते हैं। चलो यहां तो जो हमने ये टेबुलर फॉर्म के अंदर कैलकुलेशन की, ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो है इसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, राइट। हिट मतलब x की वैल्यू हिट की और y ट्रायल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास आ गया, राइट। तो दिस इज द टेबल दैट एक्चुअली बिलोंग्स टू द एक्सप्रेशन विच इज नोन एज y एज ए फंक्शन ऑफ x, राइट। अच्छा x एज ए फंक्शन ऑफ y में भी क्या कहानी यही रहेगी या चेंज हो जाएगी? y में मैं अगर 3 चेंज करूं तो यहाँ 0 आएगा या नहीं आएगा? अगर y में मैं 0 पुट करूं तो 4 आ रहा है या नहीं आ रहा? देख लो, y में मैंने यहाँ 0 पुट किया तो 12/3 4 आया या नहीं आया? अगर y में मैंने 6 पुट किया तो -4 आया या नहीं आया? 6 पुट करूंगा तो। क्या ये बात क्लियर हुई? कहीं किसी को भी जरा सा भी डाउट हो, भाई झिझक ना मत पूछ, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, राइट। ये भी क्लियर है। अब दोनों में वेदर यू आर गोइंग अकॉर्डिंग टू y एज ए फंक्शन ऑफ x और x एज ए फंक्शन ऑफ y, दोनों ही केस के अंदर आंसर हमारा क्या होगा? सेम ही आएगा, आंसर हमारा सेम। बेटा थोड़ा अपनी कुर्सी और अथर उधर कर ले, दोनों ही केस के अंदर आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा, राइट। तो ये इस बात का कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है कि हम y एज ए फंक्शन ऑफ x लिखे या x एज ए फंक्शन ऑफ y, अगर कैलकुलेशन सही है तो दोनों ही केस के अंदर आंसर सही होगा। क्या ये क्लियर है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एब्सोल्युटली क्लियर विद द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ योर 9th क्लास? 9th क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था ना, मैं मान के चलूं आपको आता है पक्का? कोई ऐसा तो नहीं है जो जिसने झूठी आंख भरी हो? आता है ना, आता है ना। 0 4 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, -4 0 कैसे करते हैं, 3 4 कैसे कर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, राइट। 1 1 सेंटीमीटर पे ले लेते हैं ना हम ऐसे, नीचे -1, मैं थोड़ा रफली ले रहा हूं,
क्वाइट ऑब्वियस है कि जब आप ग्राफ पे करोगे तो प्रिसाइज आंसर आएगा. सो दीज टू लाइन, हाँ क्या बेटा 100% होता है. नहीं, ग्राफ शीट देते हैं, अलग से देते हैं, उसको टाइप करनी होती है. अदरवाइज ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आगे करोगे कैसे? और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आज की क्लास से 100% आएगा क्वेश्चन, राइट. 20 साल से आ रहा है, अगले 20 साल भी आएगा, इसलिए यू नीड टू बी एब्सोल्युटली क्लियर. So these two lines which are mutually perpendicular to one another, the vertical line is known as y-axis and the horizontal one is known as other name of the same is abscissa and the ordinate. Abscissa and ordinate both are intersecting at a point which is known as origin, right? This happens to be the first quadrant, this is the second quadrant, this one the third quadrant, and this is the fourth quadrant, right? X and y is always be positive in the first, right? This is minus xy, isn't it? In the third quadrant this has to be there. बेटा बात मत करो आप, बिल्कुल बात मत करो. आता भी है तो डोंट ओवर स्मार्ट, कि आता है तो बस ठीक है मैं अपना आपस में बात करना शुरू कर दूं. ये क्लियर है? अब अपने को रिप्रेजेंट करना है x0 है y3, x0 y3, क्वाइट ऑब्वियस है ये होगा, मैं मान के चल रहा हूँ आता है तुम. दूसरा पॉइंट कितना है? फिर हमने क्या लिया था 40, ये हो गया 40, x4 है y0, ठीक है. और लास्ट पॉइंट कितना था? -4 6, -4 और ये आ गया कहीं 6. अगर हमारी ये 3 पेयर्स, ये जो 3 हमारे पेयर हमारे पास अवेलेबल है, इनकी कैलकुलेशन अगर सही है तो इन तीनों पॉइंट्स को जब हम जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो इट विल ऑलवेज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. तो ये हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा? स्ट्रेट लाइन की फॉर्म के अंदर. ये देखिए -4 से लेना था, मैं थोड़ा रफली कर रहा हूँ ना, डिस्टेंस आ रहा है. क्या कुछ गलत ले लिया क्या? ओहो सॉरी. एक तो है हमारा 03, ठीक है, फिर है हमारा 40, ये भी ठीक है, और लास्ट कितना है हमारा -4. सॉरी बेटा, -4 और 6, यहाँ गलती कर दी मैंने. जल्दी का काम ना शैतान का ही है. दिस इज -4 6, राइट. तो अब अगर हम लाइंस क्रिएट करेंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है सीधी लाइन आएगी. ग्राफिकली डेफिनेटली सीधी लाइन आएगी, राइट. क्योंकि मैं थोड़ा रफली कर रहा हूँ, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक पेन है. तो जैसे ही ये आपने करना क्या है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं x डैश या y डैश लिखना भूल जाते हैं. और अगर आपने ऐसी गलती कर दी और पूरा क्वेश्चन आपका सही है, ये 5 नंबर का आएगा क्वेश्चन, तो 5 मार्क का क्वेश्चन क्या होगा, आज हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर. तो उस केस में यू विल गेट 0, 5 में से एक भी नंबर नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि आपने मेंशन ही नहीं किया कि कौन सी x एक्सिस है, कौन सी y एक्सिस है. ये मैं नहीं कह रहा, दिस इज एज पर द ब्लूप्रिंट ऑफ द CBSE बोर्ड एग्जाम, राइट. तो आपने सबसे पहले तो ये बात का ध्यान रखना है. दूसरा स्टेप, हर कोऑर्डिनेट की वैल्यू को मेंशन करना है, और अगर सीधी लाइन आएगी तो सीधी लाइन को लिखना है इसके ऊपर. और वो हमारी लाइन है 3x + 4y = 12, राइट. तो इसे आप लिखेंगे इसके साथ, या ऊपर लिखें या नीचे लिखें, दैट शुड रिप्रेजेंट. अब बात ये उठती है कि यहाँ पर मैंने एक फाइनाइट लेंथ ना लेकर दोनों तरफ एरो को मेंशन किया है. ये एरो क्या बता रहा है? इनफाइनाइट, यानी कि एवरी पॉइंट दैट लाई ऑन दिस लाइन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन. जहाँ जहाँ x और y होगा वो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, और वो यहाँ भी जा सकता है इन्फिनिटी तक, और यहाँ भी जा सकता है इन्फिनिटी तक. That is why linear equation in 2 variable, right, in the format of ax plus by = c, right. In some other books it can also be written as ax plus by plus c = 0. लिखा रहता है ना ऐसा भी, बात दोनों में एक ही है, राइट. इसे अब हम यहाँ यूँ लिख देंगे, either in this manner or in this manner, right. Represent linear equation in single linear equation in 2 variable, and it always consists of
infinite many solution, and that's what we have seen with the help of this example. तो अगर सपोज ऐसी कोई इक्वेशन मैं तुम्हें दूं तो क्या आप अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो या नहीं? पक्का कर लोगे ना? आसान है ना? अब हम जिस काम को करने जा रहे हैं, ये हमने 9th में अपने पुराने स्टूडेंट्स को तो करा दिया था. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू बी एबल टू डू इट. अब जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, राइट? क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. लिखो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली. आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है. फर्स्ट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू y, x इक्वल टू माइनस वाई. इनफैक्ट इससे पहले x इक्वल टू 3, माइनस 3, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू माइनस 3, 7, x इक्वल टू y, 8, x इक्वल टू माइनस वाई, एंड 9. ऑलरेडी हम देख चुके हैं, नहीं ये देख चुके हैं नहीं? x इक्वल टू वाई. ये वाली इक्वेशन तो अभी मैंने आज क्लियर किया है कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं. तो इससे तो मैं मान के चल रहा हूं तुम्हें आता है ये. अब पहला क्वेश्चन है solve graphically x equal to 0. Can anybody suggest me what is the graph of x equal to 0? जब पूछूंगा तब. अगर आंसर मालूम है तो हाथ खड़ा करो. हाँ ना? ओरिजिन. ठीक है, एक आंसर आया ओरिजिन. शिवम एंटायर बाई एक्सिस. एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस. मैं समझा नहीं जरा सर. यानी पूरी जो इक्वेशन होगी वो y एक्सिस पे लाई करेगी. यानी कि जो भी शुभम ने कहा, यू कैन से दैट द आंसर ऑफ x इक्वल टू 0 इज नॉट एट द ओरिजिन. एंटायर y एक्सिस रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 0. जस्टिफाई योर आंसर. अब इसे हमें जस्टिफाई करना है. ये देखिए this is y dash, x dash, x, this is 0, right? I need to justify x equal to 0. अब x equal to 0 can I convert it in the form of linear equation to variable? कर सकता हूँ या नहीं? नहीं कर सकता. करता हूँ. देखो अभी 1 इंटू एक्स कर लिख सकता हूँ या नहीं? प्लस 0 इंटू वाई लिख सकता हूँ या नहीं? इज इक्वल टू 0. अब ये बन गया है नहीं? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, राइट? अब अगर हम इसकी टेबल बनाएं, ये 9th में नहीं किया तुम लोगों ने? नहीं, मैं जो नए स्टूडेंट से उनसे पूछ रहा हूँ, आपने किया है या नहीं किया था इस इक्वेशन को? किया था तो इज समथिंग ग्रेट. दिस इज x, दिस इज y, राइट? अगर y में मैं 0 पुट करूं तो x क्या आएगा? अगर मैं y में यहाँ 0 पुट कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, y में 0 पुट किया मैंने, तो x कितना आया? 0. अच्छा, y में मैंने 1 पुट किया तो x कितना है? 0. भाई 1 पुट किया, 0 इंटू 1 0, और x इक्वल टू 0 यानी कि 0 ही. अच्छा, -1 पुट किया एक y में तो भी x कितना आया? अरे 2 पुट करूँगा तो भी 0 आएगा, -2 पुट करूँगा तो भी 0 आएगा, 3 तो भी 0. यू पुट एनी वैल्यू. Agreed? You just put any value over here as far as the y is concerned. कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि नॉन जीरो वैल्यू होगी y में पुट करो, x हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा. अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो 0 0. अब x क्या है? 0, y है 1. लिख सकता हूँ ना 0 1.
फिर क्या है 0 -1 x 0 y -1 0 -1 राइट 0 2 देन 0 -2 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो व्हाट वी विल गेट एंटायर वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है या नहीं? तो कैन आई गिव यू y इक्वल टू 0 एज ए होमवर्क है? तो व्हाट शुड बी द आंसर फॉर y इक्वल टू 0? नहीं, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 0 क्या होगा बताओ, तुमसे पूछ रहा हूँ। पूरी पूरी की पूरी एक्स एक्सिस होगी या नहीं? जस्टिफाई करना है, घर पे ये होमवर्क है ये, राइट यू। अगर तुम्हें ये कहा जाता है कि भाई पूरा का पूरा एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0 है, तो इसको आपको जस्टिफाई करना भी आना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है बेटा जी, ये 1 ये 2 ये 3, x इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाना है। हाँ, y एक्सिस के पैरेलल होगा। और कहाँ से ड्रॉ होगा? नहीं, y के पैरेलल होगा, नो डाउट। कहाँ से? दिव्यांश पूरा कर। हाँ, x से, 3 से ना, एक्सीलेंट। और उसके y के पैरेलल होगा। द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 3, द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 3 इज a straight line that is available at a distance of 3 units on the positive part of the x-axis parallel to y-axis. What I said, the graph of x equal to 3 is a straight line passing through 3 units on the positive part of the is a straight line passing at a distance of 3 units on the positive part of the x-axis पैरेलल टू वाई एक्सिस। या एक पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो गई? x इक्वल टू 3। अब कैसे? हम ऐसे कह सकते हैं ना, x इक्वल टू 3 को मैं कह सकता हूँ 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 3। फिर बनाओ फटाफट टेबल एक, राइट। ये x है, ये y है। अगर y में मैंने यहाँ 1 पुट किया, y में यहाँ पुट किया मैंने 1, तो गुरनूर x क्या आया? ध्यान से देख, 0 आया। y में मैंने 1 पुट किया, 1 इंटू 0 डॉट का होता है मल्टीप्लाई, 1 इंटू 0 क्या हो गया? गुरनूर हो। हाँ, y इक्वल टू 1 पुट किया तो x क्या है? अगर यहाँ मैं 0 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 1 पुट किया, 0 इंटू 1 0, तो x प्लस 0 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 तो आया। क्लियर हुआ है नहीं? कोई बात नहीं, हमने y यहाँ 1 पुट किया तो x 3 हुआ। तुमसे पूछता हूँ, मैं सिखा रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर मैंने y में 0 पुट किया तो भी x क्या आया? यहाँ y में मैंने 0 पुट किया तो x क्या आया? देखो 1 मल्टीप्लाइड विद x, मैं x इक्वल टू 3 को यूँ लिख सकता हूँ ना, 1 इंटू एक्स। भाई x कहूँ या 1 इंटू एक्स कहूँ, बात तो एक है या नहीं? 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 3। 0 इंटू 0 क्या होता है? 0 इंटू 0 0। तो अब x प्लस 0 इक्वल टू 3 हो गया या नहीं हो गया? तो x 3 आ गया या नहीं आ गया? आप बताओ बेटा, अगर मैं -1 पुट करूं तो क्या आएगा? x 3। यानी कि आप y में कुछ भी पुट करो, x हमेशा क्या रहेगा? राइट। तो दैट कैन इजीली बी अंडरस्टूड बाय दिस एक्सप्रेशन। अगर x 3 है, y 1 है, 3 1, राइट। 3 0, ये है ना 3, ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा? 3 0, राइट। फिर यहाँ क्या आ गया? 3 -1। इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई या नहीं मिली? राइट। अभी भी हम 9th क्लास के पार्ट पर है, दिस इज नॉट ए 10th क्लास जॉब। ये हम 9th में तुम्हें आना चाहिए था। तो लेकिन इससे रेलेवेंट एक क्वेश्चन आता है, वो बताऊंगा क्या आएगा। x इक्वल टू -3 क्या होगा? ऑब्वियसली हम यहाँ से लेंगे,
Again x equal to minus 3 would be a straight line passing through a distance of 3 units on the negative part of the x-axis parallel to y-axis. So this happens to be what? x equal to minus, right? इसी तरीके से y equal to 3 का ग्राफ क्या होगा? हाँ नमन, y equal to 3, it would be a straight line. ठीक है ना, बिल्कुल बोलेगा नहीं कोई, ये क्लियर है? अथर y इक्वल टू माइनस 3 क्या होगा? y इक्वल टू माइनस 3 बोला नहीं आ रहा है या इशारे से बता दे? कहाँ से होगा वरांश? y डैश पर 3 यहाँ से है ना, ये सीधी लाइन होगी या नहीं? दिस इज y इक्वल टू माइनस, एग्रीड? देखो किसी को अगर कहीं कोई भी डाउट हो और अगर वो यहाँ सीखने की निगाह से बैठा है तो अगर कुछ भी फिर भी इंट्रोवर्ट नेचर हो कि भाई या तो कहीं ऐसा ना हो कि सोचे कि भाई इसे तो ये भी नहीं आता, इसलिए चुपचाप बैठे रहो, ऐसा मत करना। कि अगर बहुत ही इंट्रोवर्ट हो तो मेरे साथ क्लास के बाद अकेले में आके पूछ लो, लेकिन पूछो, झूठी हाँ मत भरो, नहीं तो यू आर किलिंग योर ओन टाइम, राइट? हम यहाँ किसी मकसद से बैठे हैं, ये थोड़ी ना कि हम आए भी और चले भी गए, समझ कुछ नहीं आया, राइट? ये क्लियर है? अब हमारा नेक्स्ट ग्राफ है x इक्वल टू वाई। द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू वाई वुड बी ए, व्हाट वुड बी द ग्राफ x इक्वल टू वाई? मैं अलग से ग्राफ बनाता हूँ। हाँ, डायगोनल कहाँ से? पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास हो। और सर ऐसे स्लोप है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू वाई कैसे बनेगा? पहले हम इसकी टेबल, देखो कभी भी हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है तो हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, क्या? हम टेबल बनाएं। फिर इसकी टेबल बनाते हैं। इस बार मेरी कई वैल्यू और लेने का मन है, 3 की बजाय मैं ज़्यादा लेना चाहता हूँ। एक्स वाई, एक्स में अगर मैं वाई में मैं अगर 0 पुट करूँ तो एक्स क्या होगा? एक्स एंड वाई बोथ आर आइडेंटिकल और नॉट सेम? एक्स बराबर वाई, अगर वाई 0 तो एक्स भी 0। वाई क्या है? 1। अगर मैं कहता हूँ वाई है 1 तो एक्स क्या है? वाई कहता हूँ -1 तो एक्स क्या है? जो वाई वही एक्स, नहीं? तो दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4, -1 -2 -3। अब आप अगर इन पॉइंट्स को ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो व्हाट यू विल गेट इज स्ट्रेट लाइन, a straight line that passes through the origin, makes an angle of 45 degree. It makes an angle of 45 degree with the positive part of the x-axis. This is known as x equal to y. In the similar fashion, x equal to minus y is a graph which again passes through the origin, right? Makes an angle of 45 degree with the negative part of the x-axis. अब जो x इक्वल टू माइनस वाई होगा वो क्या होगा? दिस इज नोन एज व्हाट? x इक्वल टू माइनस वाई। कैसे? अभी x इक्वल टू माइनस वाई है ना, अगेन मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देना। y में 0, आप बताओ बेटा x क्या होगा? आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, अगर y में मैंने 0 पुट किया तो x क्या है बताओ? y में बेटा मैंने 0 पुट किया है, y में 0 पुट किया तो x इक्वल टू -0 क्या होगा? 0, राइट? अगर मैं y में 1 पुट करता हूं, तुम ही बताओ, तो x क्या होगा? 1। अगर
x इक्वल टू, ये तो माइनस बाहर है ही, ये मैंने y में 1 पुट किया तो x क्या 1 ही आया, -1, राइट। तो y में मैंने 1 पुट किया तो -1 आया। अच्छा अगर मैं y में 2 पुट करता हूँ तो x क्या आएगा, 2 नहीं बेटा, ध्यान से देख, माइनस है बाहर, -2, राइट। अच्छा अगर मैं यहाँ y में -2 पुट करता हूँ तो x क्या आएगा, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, क्या आएगा बताओ, -2। अरे माइनस माइनस क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा अब, राइट, ठीक है ना। ये समझना है मैं गलत कहाँ हूँ, फोकस ये होना चाहिए कि मेरा कुछ गलत हो रहा है, वो गलत क्यों हूँ मैं। अगर तुम्हें अपना WHY क्लियर है ना तो तुम क्लास अटेंड करने का एडवांटेज लोगे, नहीं तो भाई पूरा साल पढ़ने के बाद भी 40% भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, मतलब 40% नंबर से भी नहीं आएंगे, नहीं तो 100 में से 100 भी आ सकते हैं। एक बात का फोकस रखना है, मैं गलत कहाँ हूँ मुझे पता होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? तो जब आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको जब इसका ग्राफ बनाओगे तो इस तरीके की लाइन बनेगी, और मैं आपसे चाहूँगा कि ये आप करें घर पर जाकर, क्योंकि कल तुम्हारी है, कल भी आप, हमने मंगलवार को मिलना है तो कल भी टेस्ट आपका है, राइट, कल साइंस का टेस्ट है, फिर मंडे को तुम्हें मेरे से मिलना नहीं, तो ट्यूसडे तक तो कर सकते हो ना। तो मैं आज जो प्रिसाइज होमवर्क बताऊँगा वो आपने करना है, राइट। समझने से बात नहीं बनेगी, पहले भी बोल चुका हूँ, कर देखने से बात बनेगी। x इक्वल टू -y का भी क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमें ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये तो ऑलरेडी क्लियर था। अब हमें पता लग गया कि ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो जो नाम था ये था हमारा 9th क्लास में, राइट। अब 10th क्लास में इसी टॉपिक का नाम है a system of simultaneous linear equation in 2 वेरिएबल्स। ये 10th क्लास के चैप्टर का नाम है। इस सिस्टम क्या ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, क्या, पेयर ऑफ 2 इक्वेशंस which are in which both the equations are linear equation in 2 वेरिएबल, दोनों को एक साथ कंसीडर कर सॉल्व करना है, राइट। जर्नल फॉर्मेट मैं इसका ये बताना चाहता हूँ कि जर्नल फॉर्मेट इसका कुछ ऐसा होगा, यहाँ 2 इक्वेशन दिख रही है नहीं, दोनों एक साथ है। द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग दिस टॉपिक इज टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, राइट, थ्रू कैलकुलेशन एंड थ्रू ग्राफ, एंड देन फॉलोड बाय द वर्ड प्रॉब्लम्स, चैप्टर ओवर। पूरी कहानी सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करती है कि इन दोनों इक्वेशन को एक साथ कंसीडर करते हुए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूं 3x + 4y = 12, तो मैंने ली थी एक इक्वेशन 5x + 9y = 7। अब क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं सॉल्व, राइट, यानी कि इसे सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन एक साथ हैं, दोनों इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करना है, एक साथ कंसीडर करके सॉल्व करना है कि आंसर हमारे पास जो आए वो करेक्ट आंसर आना चाहिए। अब बात ये उठती है कि अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या सॉल्व करना है, क्या लेना है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या सॉल्व करने का, एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी आनी चाहिए, both x and y should be available to us in such a way that if I put it in the first equation, so right hand side should be equal to, अरे right hand side should be equal to 12, left hand side में अगर हम ऐसा पुट करें तो जब इसमें हम पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाना चाहिए हमारा, मैंने यही तो बोला था ना कि you need to find out the value of x and y,
which if we put in the first equation the answer should be equal to 12 और सेकंड में पुट करें तो सेकंड में पुट करें तो आंसर क्या आना चाहिए 7, राइट और नॉट। यानी कि सॉल्विंग टू इक्वेशन एट वन गो simultaneously means we need to find out the appropriate value of x and y which not only satisfies the first equation but also satisfies the second equation, जो पहली को नहीं दूसरी को भी satisfy करे, राइट। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, हमें इसे सॉल्व करना है, राइट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि जब कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस केवल सॉल्व करने की नहीं है, उसके साथ साथ एक और चीज़ की इम्पोर्टेंस है। किसने कर लिया ये टॉपिक, वो तो दूसरा एस्पेक्ट है, वो क्या है, मेथड नहीं। सॉल्विंग टू इक्वेशन एट वन गो, राइट, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक्सेलेंट, दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। कि अगर हमारे पास सपोज इस टाइप में इस फॉर्मेट के अंदर इक्वेशन है और हमें इसे सॉल्व करना है, कि जनरल फॉर्मेट ले लूँ, ये एक एग्जांपल ले लिया था, तो यहाँ ध्यान से देखिए a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर सब समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल फोकस रहना। d1 क्या है, किसी को कोई डाउट, राइट, इतना तो क्लियर है ना, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, अब से हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, नहीं सॉरी, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो वी नॉट ओनली सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वी आल्सो नीड टू लुक आफ्टर द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। जब कभी दो इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि सॉल्यूशन जो है तीन किस्म का हो सकता है, राइट। वो क्या है, there is one out of three possibility. The first one is known as unique solution or consistent. दूसरा नाम क्या है इसका, consistent. Second है no solution or inconsistent. And this is infinite, many solution, right। ये तीन किस्म के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। अगर हमेशा आपको सॉल्व करने के लिए कहेंगे तो दो इक्वेशन तो पक्का है ना, ये देंगे ही देंगे। हमें क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि इन तीनों में से कौन सा आंसर हो सकता है। वो कैसे पता लगेगा, अगर यूनिक है तो a1 अपॉन a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें अवेलेबल होती है तो हमें पहले ही पता लग गया कि यस इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, यानी कि x की एक डेफिनेट वैल्यू पक्का आएगी और y की भी डेफिनेट वैल्यू आएगी, जिसे हम अगर इसमें पुट करेंगे x और y की वैल्यू को तो आंसर यहाँ 12 हो जाना चाहिए, यहाँ पुट करेंगे तो 7 हो जाना चाहिए। इसका मतलब होता है यूनिक और कंसिस्टेंट। यूनिक मतलब पक्का एक वैल्यू आएगी, मान लिया x इक्वल टू पी आ गया, y इक्वल टू क्यू आ गया, p एंड क्यू बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। तो जब मैं यहाँ p पुट करूँ, यहाँ क्यू पुट करूँ तो आंसर क्या होगा 12, यहाँ भी p और क्यू पुट करूँ तो 7, राइट। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ, जैसे ये क्वेश्चन मैंने बना के दिया ना आपको अभी, तो मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। ये कंडीशन है हमारी यूनिक की, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, राइट। सामने आप बताओ क्या ये इसका सॉल्यूशन यूनिक हो सकता है या नहीं हो सकता है इसका, ये क्वेश्चन है, ये कंडीशन है। a1 क्या होता है, b1 क्या होता है, ये सब तुम्हें मालूम है। तो क्या इसका सॉल्यूशन यूनिक आएगा या नहीं आएगा, यूनिक आएगा, क्यों क्यों आएगा, हाँ बताओ, कोई बात नहीं। है ही नहीं,
सही बात है। A1 कितना है भाई? 3, राइट। और A2 कितना है? 5। क्या ये बराबर है B1 अपॉन B2 के 4/9? क्या 3/5 इक्वल टू 4/9 है? तो यानी कि इक्वल नहीं है, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं, तो सॉल्यूशन 100% पॉसिबल है, राइट? क्लियर हुआ? तो यानी कि अगर यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, और दूसरा है 5x प्लस 9y इक्वल टू 7, तो अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं आपको उसका फॉर्मेट बता रहा हूँ। आप लिखेंगे पहले वी हैव गिवन दैट, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि सॉल्व इट ग्राफिकली या एनालिटिकली, मैं कहता हूँ अगर ग्राफिकली अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि इसे ग्राफिकली अगर हमें सॉल्व करना है, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन ये होगी, पहली ये होगी, दूसरी हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। क्या मैं फ्रॉम फर्स्ट को ऐसे लिख सकता हूँ? अभी बताया था या नहीं? क्लास की शुरुआत इसी से तो हुई थी। फिर अपन ने क्या किया था? टेबल बना दी थी, राइट। फिर ऐसे ही दूसरी इक्वेशन ली थी। मेरी आदत है y एज ए फंक्शन ऑफ x लेने की, तो क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ इसे? अब इसकी भी एक टेबल बना दो। इसकी टेबल बनी, 3 वैल्यू आ गई, यहाँ भी 3 वैल्यू आ गई, ग्राफ ड्रॉ किया, मान लिया ग्राफ आ गया, एक का ये आया, दूसरे का ग्राफ ये आया। अगर सॉल्यूशन यूनिक होगा तो दोनों का ग्राफ जो होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करेगा। यूनिक सॉल्यूशन मींस द पेयर ऑफ लाइंस विल डेफिनेटली क्रॉस वन अनदर, इंटरसेक्ट एट वन अनदर, राइट, एट वन पॉइंट, यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा P, Q। तो मैंने कहा है ना P, Q। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं करा रहा अभी। क्लियर हुआ? तो यानी कि ये ग्राफ है पहली इक्वेशन का, ये ग्राफ है मान लिया दूसरी इक्वेशन का, तो दोनों अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो यूनिक है। यूनिक मतलब यहाँ ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहाँ x और y आएगा या नहीं आएगा, राइट। तो वो x और y पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट पॉइंट नॉट ओनली लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट वन, बट दिस पॉइंट आल्सो लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द सेकंड वन और नॉट। यानी कि वो पर्टिकुलर P and Q x पर भी, सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन पे भी लाई कर रहा है और सेकंड पे भी लाई कर रहा है, यानी कि कॉमन पॉइंट हो गया। कॉमन हो गया यानी कि कॉमन सॉल्यूशन हो गया। कॉमन सॉल्यूशन का मतलब है पहले केस के अंदर आंसर 12 देगा, दूसरे केस में 7 देगा। अब ये कैसे करते हैं ये तो आपको पता लग गया है, मालूम है ना ये किस तरीके से ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं। ये तो मैंने क्लास की शुरुआत की थी, मैंने कहा था बिल्कुल अटेंटिव रहना। क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? तो आई होप इतना समझ में आ गया आपको। तो दिस इंडिकेट्स यूनिक और कंसिस्टेंसी। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई सॉल्व इट ग्राफिकली, तो आप क्या करेंगे? ऐसे जैसे मैंने किया हुआ है, और आप पाएंगे अगर आपकी कैलकुलेशन सही है दोनों की ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे। वो इंटरसेक्टेड पॉइंट जो होगा वो कॉमन पॉइंट होगा, राइट। अच्छा, जरूरी नहीं है, क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है A1 अपॉन A2, अगर कंडीशन ये आ गई A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है, तो भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो अगर आप जब ग्राफिकली सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि एक की लाइन अगर ये है तो दूसरे की भी इसके साथ जो आएगी वो इसके पैरेलल होगी। पैरेलल लाइन कैन नेवर मीट। अगर वो मिलेंगे ही नहीं तो क्वाइट ऑब्वियस है कॉमन पॉइंट ही नहीं आएगा। कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो इनकंसिस्टेंसी हो गई, नो सॉल्यूशन। तो whensoever the nature of question, right, gives the expression in this format where A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 not equal to C1 upon C2 है, उस केस में हम कह सकते हैं कि there is no possibility of
सॉल्यूशन और ग्राफ पक्का पैरेलल आएगा। पैरेलल आया तो यानी कि हमारी सारी कैलकुलेशन और ग्राफिकल ड्रॉ हमारा सब सही है, यू विल गेट फुल 5 मार्क्स, राइट। ये सेकंड टाइप की प्रॉब्लम हो गई। थर्ड केस में क्या हो सकता है, नेचर की बात करें कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 आ गया, राइट। जैसे यहाँ हमारे पास इक्वेशन थी 3x + 4y = 12। अब मैं इसे यूँ लिख सकता हूँ क्या, एक दूसरी इक्वेशन मैंने ये लिख दी। अब ये दोनों इक्वेशन को जरा देखना, 3/6, 4/8, 12/24। अरे भाई ध्यान से देखो, सेकंड इक्वेशन में अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ अगर, तो सेकंड इक्वेशन एक्चुअली इज द फर्स्ट इक्वेशन इटसेल्फ और नॉट। सेकंड इक्वेशन पहली इक्वेशन ही तो हुई, समझ में आया मैंने क्या कहा। तो अगर ये कंडीशन A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 आती है, तो जब हम क्रिएट करेंगे, इसका मतलब साफ समझ जाना कि ये दोनों इक्वेशन दिख तो अलग अलग रही हैं बट प्रैक्टिकली एक ही है, राइट। एंड अगर इस केस में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये तो ग्राफ हो गया पहली का और यही ग्राफ हो गया दूसरी का भी। A single line will represent not only the graph of the first one but also the second one. That makes the answer for that makes the condition to understand about the nature of solution unique में A1/A2 not equal to B1/B2, no solution के केस का भी क्लियर हो गया आपको और इनफाइनाइट मैनी का भी, राइट। तो इस चैप्टर की शुरुआत जो हुई है वो इसी बात से हुई है कि हमें इसे सॉल्व करना है, दो इक्वेशन एक साथ जो गिवन है उसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने में 3 पॉसिबिलिटी जो हो सकती है वो पक्का सबको क्लियर होगी, राइट। अब जो सॉल्यूशन है इसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि भाई अगर इसके को सॉल्व करना है, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है क्या, ये अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज ग्राफिकल मेथड, दिस इज ग्राफिकल, जो मैं ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुका हूँ ग्राफिकल कैसे करेंगे। एंड सेकंड इज एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब कैलकुलेशन के थ्रू, राइट। और ये एनालिटिकल भी आगे फर्दर डिवाइड होगी 3 पार्ट्स में, राइट। फर्स्ट पार्ट इज सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड इज एंड थर्ड इज व्हाट, दो ही बताए हैं ना, यही तो सबसे बड़ा धोखा है। और जो थर्ड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और ये जो थर्ड है यही हमें 11th में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक बात याद रखना, सारा सिलेबस का पोस्टमार्टम सिर्फ CBSE लेवल पे हुआ है, राइट। जी के लेवल पर या नीट के लेवल पर नहीं हुआ, वहाँ तो सिलेबस वही है जो आज से 20 साल पहले था, राइट। सब कुछ पढ़ना है और दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट, ये 12th का काम आता है और जो अब 10th में से हटा दिया गया है, राइट। दोज हु वुड बी इंटरेस्टेड वो तो वक्त बताएगा। एनालिटिकली 2 तरीके से हमें करना है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। ग्राफिकली कैसे करते हैं हमें पता लग गया, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन हमें सीखना है। अभी ग्राफिकली में भी कुल मिलाकर 8 से 9 किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। देयर आर 8 to 9 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन टू क्रिएट देयर आंसर ग्राफिकली, राइट। वो सारे टाइप्स में अब यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना।
ये इस साल 5 मार्क का क्वेश्चन आया है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड क्या आ सकता है? इक्वेशन जर्नल लिख दूं मैं यही? भाई ग्राफिकली पूछेंगे तो ऐसे ही तो इक्वेशन गिवन होगी, तो इक्वेशन ऐसे ही गिवन होगी, राइट। टाइप 1 बिल्कुल फिजिकली नहीं, माइंडफुली बैठो यहाँ। तुम्हें बेटर पता होना चाहिए कि तुम यहाँ हो या तुम्हारा ध्यान कहीं और है, राइट। इतना फोकस रहना सीखो। टाइप 1 क्या होगा? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों बता चुका हूँ। टाइप 1 क्या है कि अगर आपके पास कंडीशन है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो जो ग्राफ होगा वो बेटा जी ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, राइट, ये जो पॉइंट होगा दिस इज नोन एज solution, right? This is a graph of first one, this is a graph of, for example, second, right? X dash, y dash. Type 2, not equal to C1/Z. लाइंस क्या आ जाएंगी? रेड में नहीं दिख रहा। एक ही कहानी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं एक तरीके से। ऐसा हो सकता है ना? तो आपका आंसर खत्म, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, लिख देना, राइट। देन टाइप 3। टाइप 3 के केस के अंदर हमें मालूम है एक ही इक्वेशन, दोनों एक ही ग्राफ दोनों इक्वेशंस का होगा। This happens to be the graph of first one, then obviously is the graph of second one as well, right? और इन तीनों के आने के चांस सबसे कम है, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अब पूछे नहीं जाते, लेकिन प्रैक्टिस तो यहीं से करनी है ना हमें। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लियर। टाइप 4 क्या होगा? टाइप 4 होगा क्वेश्चन इस तरीके से, क्रिएट सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इन सच ए वे दैट यू नीड टू फाइंड आउट, you need to shed or you need to find out the vertices of the triangle formed by the intersection of two lines with respect to the x-axis. अब मैंने जो बोला ध्यान से सुनो, you need to solve graphically in such a way that you need to find out, right, vertices of the triangle formed by the intersection of two lines with respect to the x-axis. यानी कि आपको दो इक्वेशन देंगे, ऐसे इक्वेशन देंगे जिसका यूनिक सॉल्यूशन पक्का होगा, नहीं तो क्वेश्चन की कोई वैल्यू ही नहीं बनती। व्हाट दे में गिव यू कि आपको ऐसी इक्वेशन देंगे, मान लिया उसका ग्राफ एक ही आया और ये दूसरा ग्राफ आया, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट वन, दिस इज द ग्राफ ऑफ द सेकंड वन। क्या कहा था मैंने? सॉल्व ग्राफिकली इन सच ए वे दैट यू नीड टू फाइंड आउट द vertices of the triangle formed by the intersection of two lines with respect to the x-axis. ये x-axis है ना, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है
ये दोनों लाइन यहाँ टकरा रही है ना, तो ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अगर दिख रहा है तो ये है ना, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया। एम आई राइट? ठीक है नहीं? इसका नाम दे दो ए, इसे दे दो बी, इसे दे दो सी। राइट? तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली एक्स वाई की फॉर्म में आएगी। यहाँ जो वैल्यू आएगी -x0 आएगी, और यहाँ आएगी x0। आएगी या नहीं? राइट? यू मे आल्सो बी आस्क्ड टू शेड द पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल, राइट, फाउंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। तो शेडिंग करनी है अब हमें यहाँ, आप इस तरीके से शेड कर देना है। राइट? ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। किसी को कोई डाउट? You may also be asked to find out again the vertices of the triangle formed by the intersection of two lines with respect to y axis. y axis में क्या दिख रहा है? एक तो a तो है ही, ये b डैश, दूसरा e डैश, और इसको अगर करना है शेड तो ये कर दिया शेड। एग्रीड? फुल मार्क्स अगर कैलकुलेशन तुम्हारी सही है, ग्राफ तुमने सही क्रिएट किया है तो। ठीक है? तो ये टाइप 4B इसमें हो गया, 5B इसी में हो गया। ठीक है? टाइप 6 में क्या कहेंगे वो आपसे? यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एक ही कह दो क्यों में से, या तो आपको वर्टेक्स बताने हैं ट्राइंगल के, या वो ट्राइंगल के वर्टेक्स भी बताने हैं, उसे शेड भी करना है। एक ही बात हो गई। ठीक है ना? हाँ, नहीं, अगर आप ऐसा शेड कर भी देते हो और वर्टाइसेस सही लिखते हो तो वो एक अच्छा इंप्रेशन देगा कि आपने मेंशन कर दिया भाई मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ और इसके ये वर्टाइसेस। वो उल्टा एक एक्सीडेंट होगा, यानी कि इसे हम एक ही कह सकते हैं। राइट? अगर शेडिंग भी बात करते हैं तो भी वर्टाइसेस दिखना जरूरी है। ठीक है ना? वर्टेक्स एक सिंगुलर फॉर्म है, वर्टाइसेस प्लूरल फॉर्म है। ए बी सी तीनों को अगर हम एक साथ कहते हैं तो। राइट? वर्टेक्स हो गया, हम ए बी सी की इंडिविजुअल लेवल पर बात कर रहे हैं। ठीक है? और यहाँ हम अलग अलग बात कर रहे हैं। ठीक है? हमने तीनों को एक साथ लिया, यहाँ अलग अलग लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, the next question would be to find out the area of the triangle formed by the intersection of two lines with respect to the x axis. राइट? आई होप बात समझ में आ गई जो मैंने कहा है। देखते हैं, लेट मी सी। ये ग्राफ फर्स्ट है, ये सेकंड है। मैंने क्या कहा? फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। तो वो ट्राइंगल तो ये दिखाई दे गया नहीं। अब मान लिया भाई ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1, ये -2। अगेन मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2। राइट? व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी? तो हमें तो मालूम है भाई ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू बेस। बेस क्या लूं भाई इसका? BC OC लूं या BC लूं? बेस BC। क्यों? क्योंकि लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है। ये जो -1, -2, -3 है, इट डजंट मीन कि डिस्टेंस नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव सिंपली इंडिकेट दैट दिस part of the x-axis is opposite in direction with respect to this part of the same x-axis, right? ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, इसलिए -1 हो गया, -2 हो गया। तो माइनस हैज नथिंग टू डू विद द मैग्नीट्यूड, इट ओनली इंप्लाइज टू द डायरेक्शन। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा था।
अब हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब रही बात हाइट की, हाइट कहाँ है यहाँ, तो हाइट हम क्रिएट कर देते हैं, यहाँ से उठाते हैं इसे नीचे परपेंडिकुलर डालते हैं, इसको मैं AP कह देता हूँ, राइट। इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है 99%, ये क्वेश्चन आता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वो सीधा पूछते हैं आप ट्रायंगल बताओ, एरिया क्या होगा, हाफ इंटू, कई स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, बेस ले लेते हैं 3, राइट, जबकि बेस क्या लेना चाहिए, टोटल लेंथ BC, और BC टोटल लेंथ क्या है 3 + 3 6, एग्री भाई, समझ में आ गया नहीं। और AP क्या है, हाइट इंटू 2 है बेटा, हाँ ऐसे दिखाएंगे ना, जब यूं गए इधर आए तो इस A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारा 1, 2, तो क्या ये AP पैरेलल टू Y एक्सिस नहीं है, यानी कि ये लेंथ 2 नहीं हो गई, राइट। अगर ये AP है और इसको मैं अगर B कह दूं तो OPAB एक रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो AP हैज टू बी इक्वल विद OB, OB comes out to be 2 as well, this and this cuts down, right। तो आंसर क्या आ गया 6 यूनिट्स, 6 स्क्वायर यूनिट्स लिखना है, ठीक है। सामने समझ में आ रहा है बेटा, ध्यान है, सॉरी, क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो ये एक क्वेश्चन तो ये आपसे पूछा जाएगा, ये हो गया हमारा टाइप 6। टाइप 7, टाइप 7 होगा, अगेन यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन विद रिस्पेक्ट टू Y एक्सिस, यानी कि अब अगला किसकी बात कर रहा है, अगर ये A है, ये B डैश, ये C डैश, इस पोर्शन का एरिया निकालना है, तो ये जो लेंथ हो गई, ये BC कितनी, अगर ये मान लिया 2 है, ये 3 है, तो ये BC कितनी होगी, ये 2 है, यहाँ 3 है, तो ये BC लेंथ कितनी आई 1, वेरी गुड, क्योंकि ये क्या गया 3 - 2, तो ये 1 हो गया, और ये हाइट किसने की इक्वल आई है, दिस वन, ये किसके इक्वल होगी हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो 1 होगी, तो हाफ इंटू बेस, राइट, 1 आया था ना बेस, 3 - 2 इंटू हाइट भी 1 हो गई, तो आंसर कितना आ गया, हाफ स्क्वायर यूनिट्स। मैं थोड़ा जल्दी बताया, समझ में आया या दोबारा बनाया, हाँ मैं दोबारा बनाता हूँ। भाई मान लिया ऐसा ग्राफ आ गया, क्यों आया ये ग्राफ, एक यूँ आ गया ग्राफ, और बड़ा बना देते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो ये नाम हो गया भाई A। अब ये यहाँ पर है ना, सारे टाइप भी यहाँ पर आपको एक साथ दे सकता है, वर्टाइसिस बताओ, शेड भी करो, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालो, तभी फुल 5 मार्क्स दूंगा, नहीं तो दूंगा ही नहीं, राइट। 3 काम करेगा, पहले तो ग्राफ ड्रॉ करो, फिर उसके बाद वर्टाइसिस बताओ, फिर शेड भी करो, फिर एरिया भी बताओ, ठीक है ना। तो ये पूछते हैं ऐसे, तो तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, बता सकते हो या नहीं, राइट। अब मान लिया ये ABC आ गया, तो इसको मैं कह देता हूँ, ये हो गया 1 2 3, और ये हो गया 3, 1/2, राइट, और ये 1 2, ये हो गया 3 0, ये हो गया -3 0, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट, रिया क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, बताओ फटाफट, हाफ इंटू बेस क्या है BC, और हाइट क्या है, ये हाइट होगी ना, और इसको AP कह दूं, तो नमन क्या आया BC बता, BC क्या है, B और C, 3 और -3 B और 6 हो गया है नहीं, और AP अथर्व क्या है, AP करेक्ट, ठीक है, तो ये 9 स्क्वायर यूनिट्स खत्म हुआ, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आ गया। तो दिस मेक्स आंसर ऑफ
टाइप 7 एग्रीड। अब टाइप 8 जो आजकल बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है प्री बोर्ड एग्जाम्स का, वो ये आएगा, यू नीड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। रेशियो, सुन तो सही, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by the intersection of two lines with respect to x axis as well as y axis, right? मैंने आज इतना काम करा दिया कि 3 घंटे का काम है, जो मैं अगर असाइनमेंट तुम्हें दूं तो हमें 2.5-3 घंटे लग जाएंगे तुम्हें करने में। एक ग्राफ तो ये हो गया, मान लिया दूसरा ग्राफ ये है, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, लेट दे आर नेम्ड एज ए, दिस इज इंटरसेक्शन, दिस इज बी, दिस सी, एक ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस यही होगा ना, और दूसरा ए, दिस इज बी डैश, दिस हैपेंस टू बी, यहाँ इंटरसेक्ट हुआ, इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, फिर कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी डैश सी डैश, वो आपका फाइनल आंसर। मैं भी पूरे साल में बहुत प्रैक्टिस करा दूंगा।